सभी लोग गेम की दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हो और शुरुआत में ही मैंने एक यूनिक हिडन टैलेंट इटर्नल पावर प्राप्त कर जो मेरी टेरिटरी के भीतर सभी इटर्नल यूनिट्स को जब वे अस्थायी बफ प्राप्त करते हैं उसे स्थायी या परमानेंट बफ में बदल सकती है। मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर तुरंत चौंक कर चिल्लाया, जब भी एक बार सपोर्ट स्किल लगाओ तो वो परमानेंट बूस्ट बन जाता है। ये तो बिल्कुल चीट जैसा है। लेकिन जो बात मुझे और भी ज्यादा उत्साहित कर रही थी वो ये थी कि ये जो आइस सर्वाइवल वर्ल्ड है, ये वही गेम वर्ल्ड था जिसे मैं पहले खेल चुका था। मेरे पास गेम एक्सपीरियंस होने के कारण इस नए युग में मैं निश्चित रूप से दूसरों से आगे निकलकर अपनी किस्मत बदल सकता हूँ। लेकिन अगले ही पल मेरे पास अचानक एक औरत प्रकट हुई। वो मेरी मर चुकी बॉस की होने वाली पत्नी, मेरी भाभी लियू मुक्सियो थी। उसी समय सिस्टम ने नोटिफाई किया कि गेम अब फैमिली सर्वाइवल मोड शुरू करेगा। नए वर्जन में एक परिवार को एक यूनिट माना जाएगा जिसमें अधिकतम 4 लोग एक ग्रुप में होंगे, और जिनके पास कोई रिश्तेदार नहीं है उन्हें उनके आसपास के लोगों के साथ रैंडमली ग्रुप कर दिया जाएगा। मैं तुरंत समझ गया। अपने पिछले जीवन में मैं भाभी को बॉस के अंतिम संस्कार में ले जाने के लिए गाड़ी लेकर निकलने वाला और उसी समय गेम रियलिटी में आ गया जिससे हम दोनों एक ही टीम में आ गए। फिर मेरा ध्यान मेरे सामने आए प्रोफेशन सिलेक्शन पैनल पर गया। वर्तमान में प्लेयर 5 प्रोफेशंस में से एक चुन सकता है: कोल्ड आयरन मैकेनिक, पोलार वॉरियर, फ्रॉस्ट मेज, अरोरा नाइट और स्नो हंटर। मेरे गेम एक्सपीरियंस के अनुसार इनमें सबसे मजबूत कोल्ड आयरन मैकेनिक है, लेकिन वो लेट गेम प्रोफेशन है और अर्ली स्टेज में बहुत कमजोर होता है, जबकि पोलर वॉरियर और स्नो हंटर की अर्ली स्ट्रेंथ अच्छी होती है लेकिन लेट गेम में वे कमजोर पड़ जाते हैं। बाकी बचे फ्रॉस्ट मेज और अरोरा नाइट में अरोरा नाइट एक सपोर्ट रोल होता है जो टीममेट्स के साथ काम करता है, जबकि फ्रॉस्ट मेज का परफॉर्मेंस अर्ली और लेट दोनों स्टेजेस में अच्छा रहता है। इसलिए मैंने सीधे फ्रॉस्ट मेज प्रोफेशन चुन लिया। बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक फ्रॉस्ट मेज प्रोफेशन चुन लिया है। एलिमेंटल एफिनिटी अनलॉक हो गई है, कोल्ड रेजिस्टेंस थोड़ी बढ़ गई है, इनिशियल इक्विपमेंट स्टोरेज बॉक्स में डाल दिया गया है। उसी समय सिस्टम ने नोटिफाई किया, रात होने में अभी 4 घंटे 32 मिनट बाकी हैं। इसके अलावा न्यूबी प्रोटेक्शन पीरियड के दौरान मॉन्स्टर्स कैंप पर हमला नहीं करेंगे। न्यूबी प्रोटेक्शन अभी 5 दिन 17 घंटे बाकी है। ये देखकर मेरी भौहें सिकुड़ गईं। अभी का टेम्परेचर -32 डिग्री सेल्सियस है और रात में ये और 20 डिग्री सेल्सियस गिर जाएगा। इस एक्सट्रीम कोल्ड से बचने के लिए मुख्य रूप से कैंप फायर और स्पिरिट बीट कैबिन पर निर्भर रहना होगा। कैंप फायर अभी आसानी से उपलब्ध है जो 10 मीटर के दायरे में टेम्परेचर को 5 से 20 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा सकता है। ये अभी के लिए पर्याप्त है, लेकिन डैमेज्ड स्पिरिट बीट कैबिन को रिपेयर करने के लिए स्टोन और वुड की आवश्यकता होगी। सौभाग्य से कैंप फायर के पास ही सफेद पत्थरों का एक ढेर और कटी हुई लकड़ियां मौजूद थीं। मैं उन्हें इकट्ठा करने ही वाला था कि पास में खड़ी लियू मुक्सियो ने भी सिस्टम मैसेज समझ लिया और बोली, ए शिंग, उस प्रॉम्प्ट ने मुझे प्रोफेशन चुनने को कहा है। मुझे क्या चुनना चाहिए? मैंने कहा, भाभी आप ऑरोरा नाइट चुनिए। ये सुझाव मैंने थोड़ा अपने फायदे के लिए दिया था। ऑरोरा नाइट के पास लेट गेम में कई पावरफुल बफ्स होते हैं, लेकिन वे बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं। लेकिन मेरी इटर्नल पावर टैलेंट के साथ इन बफ्स को परमानेंट बनाया जा सकता है। सोच सकते हैं, अगर एक पूरी आर्मी के पास परमानेंट बफ्स हों तो उनकी कॉम्बैट पावर कितनी भयानक होगी। लियो मुक्सियो ने मेरे निर्णय पर कोई शक नहीं किया। इस अजनबी दुनिया में वो केवल मुझे ही जानती थी। फिर मैंने इनिशियल रिसोर्स बॉक्स खोला और ब्रेड स्टोन एक्स, स्टोन हैमर आदि प्राप्त किए। इसके बाद मैंने तुरंत रिसोर्सेज इकट्ठा करना शुरू किया और डैमेज्ड स्पिरिट बीट कैबिन को रिपेयर करने लगा। इस दौरान लियो मुक्सियो भी मदद करना चाहती थी, तो मैंने उसे कैंप फायर अपग्रेड के लिए रिसोर्सेज इकट्ठा करने को कहा। जल्द ही कैंप फायर लेवल 2 पर अपग्रेड हो गया, जिससे टेम्परेचर रेंज 20 मीटर तक बढ़ गई। उसी समय स्पिरिट बीट कैबिन भी सक्सेसफुली रिपेयर हो गया और सिस्टम ने नोटिफाई किया कि टेरिटरी इंटरफेस अनलॉक हो गया है। बधाई हो, अब आप और अधिक बेसिक फैसिलिटीज बना सकते हैं। सिस्टम ने फिर नोटिफाई किया, क्योंकि आप पूरे सर्वर में स्पिरिट बीट कैबिन बनाने वाले पहले सर्वाइवर हैं। आपको रिवॉर्ड के रूप में स्किल बुक आइस हीलिंग टेक्निक प्राप्त हुई। आइस हीलिंग टेक्निक ये कुछ मेंटल एनर्जी कंज्यूम करके टारगेट को हर सेकंड उसकी मेंटल पावर का 0.8% हेल्थ के रूप में रिस्टोर करती है। ये इफेक्ट 3 सेकंड्स तक रहता है। स्किल बुक्स आमतौर पर बहुत रेयर होती हैं, इसलिए ये एक अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड था। फिर मैंने अपना पर्सनल पैनल खोला और बिल्डिंग सेक्शन में जाकर पोलर कैबिन बनाने का ऑप्शन चुना। पोलर कैबिन ये फूड कंज्यूम करके पोलर वर्कर्स को समन कर सकता है,
जो आपके लिए काम करेंगे। इसमें 4 लोगों की कैपेसिटी है, रिपेयर टाइम 45 मिनट्स है और अधिक लोगों की मदद से रिपेयर स्पीड बढ़ाई जा सकती है। गेम एक्सपीरियंस के अनुसार पहला बेस्ट स्टेप यही है कि पोलर कैबिन को जल्दी से बिल्ड किया जाए। इसलिए मैंने लियो मुक्सियो को बुलाया और हम दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। जल्द ही पोलर कैबिन बनकर तैयार हो गया। इसलिए मैंने सीधे लियो मूशुए को भी बुला लिया। बहुत जल्दी पोलर ह्यूमन हट की मरम्मत पूरी हो गई। साथ ही सिस्टम प्रॉम्प्ट आया, तुम पूरे सर्वर में पोलर ह्यूमन हट बनाने वाले पहले सर्वाइवर। रिवॉर्ड में 50 ब्रेड प्राप्त हुए। मैं बेहद खुश हो गया। एक पोलर ह्यूमन को रिक्रूट करने के लिए 5 फूड चाहिए थे। इस रिवॉर्ड के साथ मैंने सीधे 4 पोलर ह्यूमंस रिक्रूट कर लिया। इसके अलावा पोलर ह्यूमंस की अपनी जान भी थी, तो अब प्रेशर भी नहीं रहा। लेकिन याद रखने में आसानी के लिए मैंने उनके नाम फिर से रख दिए, दा जुआंग, अर, जुआंगसन, जुआंग और सी जुआंग। मैंने बिल्डिंग पैनल चेक किया। इस समय अभी भी इंडोर फर्नेस, क्राफ्टिंग टेबल, लंबर मिल और टेलर शॉप जैसी बिल्डिंग्स बनाई जा सकती थी, लेकिन इन सब के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए थे। इसलिए मैंने सीधे दा जुआंग और इर जुआंग को पेड़ काटने भेज दिया ताकि वुड मिल सके। सन जुआंग और सी जुआंग को पत्थर तोड़ने भेजा ताकि स्टोन ब्लॉक्स मिल सकें। जहां तक मेरी और लियो मूशुए की बात थी, बॉनफायर को लेवल 3 तक अपग्रेड करने के बाद हमने मौजूद मटेरियल्स का इस्तेमाल किया, फिर अंदर जाकर फायर स्टोव बनाया और कुछ सिंपल फर्नीचर भी। ये सब करने के बाद मैंने आखिरकार राहत की सांस ली और चैट पैनल देखने लगा। वर्ल्ड चैनल खोला तो देखा कि लगभग सभी लोग नई दुनिया को लेकर भ्रम की शिकायत कर रहे थे। मैंने सोचा कि किसी ने भी ये गेम नहीं खेला है, लगता है मेरे अलावा। तभी कैंप के बाहर से अचानक एयर जुआंग की आवाज आई। मुझे देखते ही एयर जुआंग जल्दी से बोला, लॉर्ड, कैंप के बाहर के जंगल क्षेत्र में एक बड़ा स्नेक है। दा जुआंग को काट लिया है, वो अब नहीं बचेगा। मैंने तुरंत दा जुआंग का पैनल खोला तो देखा कि उसका हेल्थ आधा रह गया है और उस पर हैवी पॉइजन का स्टेटस भी है, लेवल 1 का पॉइजनिंग। लेकिन मैंने राहत की सांस ली। बस लियो मुक्शुए से एक प्यूरिफिकेशन स्किल इस्तेमाल करवा दूं तो ठीक हो जाएगा। फिर लियो मुक्शुए ने धीरे से कहा, सेक्रेड अरोरा, तुम्हें आशीर्वाद दे। तुरंत ही दा जुआंग का पॉइजन खत्म हो गया और मैंने उसी समय आइस हीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया तो देखा कि दा जुआंग के सिर के ऊपर लगातार हरे रंग के +2 के नंबर्स उठने लगे। उसी समय सिस्टम ने नोटिफाई किया, आइस हीलिंग टेक्निक सफलतापूर्वक इस्तेमाल हुई। टैलेंट इटर्नल पावर सक्रिय हो गया। ये स्किल अब परमानेंट स्टेट में बदल गई है। मैं तुरंत चौंक गया, ये भी परमानेंट बफ बन सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हीलिंग स्किल भी, लेकिन मैं तुरंत उत्साहित हो गया। इसका मतलब है कि अब दा जुआंग एक अनलिमिटेड हीलिंग फ्रंटलाइनर बन गया है। वो लगभग इनविंसिबल है। और दा जुआंग ने अपने शरीर में शक्ति महसूस करते हुए तुरंत आदर से कहा, धन्यवाद लॉर्ड, आपकी शक्ति असीमित और विशाल है। फिर सिस्टम ने नोटिफाई किया कि दा जुआंग की लॉयल्टी 70 से बढ़कर 80 हो गई। मैंने सोचा कि हीलिंग स्किल क्या मेरे और लियू मुक्शुए पर भी काम कर सकती है। फिर मैंने लियू मुक्शुए पर हीलिंग स्किल डाली और सच में सिस्टम ने फिर नोटिफाई किया, आइस हीलिंग टेक्निक परमानेंट स्टेट में बदल गई है। मैं और लियू मुक्शुए दोनों चौंक गए। ये क्षमता बहुत ही ओवरपावर्ड है। फिर मैंने सोचा कि खुद पर भी इस्तेमाल करूं, लेकिन अचानक मेरे दिमाग में चक्कर आने लगा। मैं समझ गया कि मेरी मेंटल एनर्जी अपनी लिमिट पर पहुंच गई है। मैंने सीधे अनलिमिटेड हीलिंग वाले दा जुआंग और बाकी लोगों को साथ लिया। खैर कोई बात नहीं, पहले उस बड़े स्नेक को खत्म करते हैं। जगह पर पहुंचने के बाद मेरे सामने उस पॉइजनस स्नेक की जानकारी दिखाई दी। वो लेवल 2 का मॉन्स्टर था, इसलिए पहले दा जुआंग लोग उसे हरा नहीं पाए। लेकिन अब अनलिमिटेड हीलिंग वाले दा जुआंग के सामने खड़े रहने से हमने कुछ ही देर में उसे मार दिया। सफलतापूर्वक स्नोफील्ड पॉइजनस स्नेक को किल किया। आपको 30 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले, बधाई हो। आप इस क्षेत्र में पहला वाइल्ड मॉन्स्टर मारने वाले हैं। आपको फर्स्ट किल रिवॉर्ड मिला, स्नेक ट्राइब प्रीस्ट समन स्क्रॉल। इससे एक लेवल 5 का स्नेक ट्राइब समन किया जा सकता है और वो आपकी लड़ाई में मदद करेगा। मैंने बिना देर किए तुरंत इसका इस्तेमाल किया। फिर देखा कि एक सुंदर स्नेक वुमन तुरंत मेरे सामने प्रकट हुई। सम्मानित लॉर्ड, स्नेक ट्राइब प्रीस्ट इलेना आपकी सेवा में प्रस्तुत है। मैंने इलेना का पैनल देखा और पाया कि इलेना के पास 2 बफ स्किल्स भी हैं। स्केल आर्मर, अस्थायी रूप से स्वयं या मित्र पक्ष को अतिरिक्त 10 पॉइंट्स आर्मर प्रदान कर सकता है। स्नेक ह्यूमन, पर्ल बर्जर्क, अपने या मित्र यूनिट को बर्जर्क इफेक्ट प्रदान करता है। 60 सेकंड्स के भीतर मूवमेंट स्पीड और अटैक स्पीड दोनों में 20% की वृद्धि होती है।
और जब भी ये बफ प्रकार का एनहांसमेंट होता है, मेरी इटर्नल पावर के साथ मिलकर ये परमानेंट हो सकता है। मैंने तुरंत इलेना से हम सब पर ये दोनों स्किल्स इस्तेमाल करने को कहा। क्षण भर में मेरे सहित सभी लोग इन दोनों स्किल्स के परमानेंट एनहांसमेंट स्टेट का लाभ लेने लगे। उसी समय मैंने इलेना पर भी परमानेंट आइज हीलिंग टेक्निक लागू की। शक्ति को महसूस करते हुए इलेना भी चकित रह गई और आश्चर्य से बोली, लॉर्ड, आपकी शक्ति वास्तव में असीम और अगाध है। मैं संतुष्ट होकर सिर हिलाया और स्नोफील्ड पॉइजनस स्नेक के शव को डिसमेंटल किया। मुझे एक पॉइजन सैक मिला जो वेपन्स पर पॉइजन अटैक जोड़ सकता है, और साथ ही 17 पीसेस स्नेक मीट भी। स्नेक मीट देखकर दा जुआंग और एर जुआंग की आंखें चमक उठीं। मैंने बहुत समय से मांस नहीं खाया है। जो भी मुझे एक टुकड़ा मांस खिला देगा, मैं उसके लिए अपना जीवन दे दूंगा। मैं मुस्कुराकर बोला, जब तक तुम लोग मेहनत से काम करोगे, आज रात हम सब मिलकर स्नेक सूप पिएंगे। इसके बाद हम कैंप लौट आए। सन जुआंग ने मुझे रिपोर्ट किया, लॉर्ड, हमने माइनिंग एरिया के पास एक छोटा कोल माइन खोजा है, लेकिन वहां 2 स्नो वुल्फ्स गार्ड कर रहे हैं, इसलिए मैं पास जाकर ध्यान से नहीं देख पाया। कोल माइन का नाम सुनते ही मेरी आंखें चमक उठीं। कोल वुड से भी ज्यादा एडवांस्ड रिसोर्स है। कोल मिलने पर हीटिंग के लिए वुड बचाया जा सकता है और अन्य फैसिलिटीज बनाई जा सकती हैं। फिर मैंने स्नो वुल्फ्स की स्ट्रेंथ पूछी। सन जुआंग ने कहा कि वे स्नोफील्ड पॉइजनस स्नेक से थोड़े ज्यादा स्ट्रांग हैं। मैंने सिर हिलाया, तो लगभग लेवल 3 या 4 के मॉन्स्टर्स होंगे। अब मेरे पास लेवल 5 की इलेना है, इसलिए उन्हें हराने की क्षमता है। मैंने सन जुआंग और सी जुआंग की तारीफ की और कहा कि रात में उन्हें एक्स्ट्रा मीट मिलेगा। फिर मैं बात माइन के पास पहुंचते ही मेरे सामने माइन की जानकारी आ गई और मैंने उन 2 स्नो वुल्स को भी देख लिया। पैनल ने दिखाया कि वे लेवल 3 के वाइल्ड मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन हमारी तरफ सभी के पास अनलिमिटेड हीलिंग और स्ट्रॉन्ग डिफेंस था। और एलिना के साथ लड़ाई शुरू होते ही ज्यादा समय नहीं लगा, सिस्टम ने नोटिफाई किया कि आपकी टेरिटरी मेंबर एलिना ने स्नो वुल्फ को मार दिया और 40 एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त किए। आपको 20 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। फिर मैंने दोनों स्नो वुल्फ्स के शव को डिसमेंटल किया। इस बार लूट और भी अच्छा मिला। 2 ग्रीन वुल्फ स्किन्स, 134 पोर्शंस वुल्फ मीट और वुल्फ बोन्स और वुल्फ टीथ जैसे मटेरियल। सबसे महत्वपूर्ण, एक ब्लू समन स्क्रॉल भी मिला, जिसका नाम डबल वुल्फ नाइट था। डबल वुल्फ नाइट समन स्क्रॉल, जिससे तुरंत एक लेवल 10 का पावरफुल डबल वुल्फ नाइट समन किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके पास पर्याप्त फूड हो। अभी मैंने लेवल 5 की इलीना समन की थी और अब लेवल 10 का डबल वुल्फ नाइट। मैं कह सकता हूं कि यह बहुत बड़ा बूस्ट है और वुल्फ स्किन कोल्ड रेजिस्टेंट क्लोथ्स बनाने के लिए जरूरी रॉ मटेरियल है, जिससे मेरी और लियू मुशुए की तुरंत जरूरत पूरी हो गई। मैंने एक वुल्फ स्किन लियू मुशुए पर डाल दी, जो ठंड से कांप रही थी। लियू मुशुए ने मेरी ओर कृतज्ञता से देखा। मैं मुस्कुराया और फिर सामने के माइन को ऑक्यूपाई करने लगा। ऑक्यूपाई करते ही सिस्टम ने नोटिफाई किया कि मुझे एक ब्रॉन्ज ट्रेजर चेस्ट मिला है। उसी समय सिस्टम ने फिर अनाउंस किया, क्योंकि आप पूरे सर्वर में रिसोर्स पॉइंट्स ऑक्यूपाई करने वाले पहले सर्वाइवर हैं, आपको रिवॉर्ड में पर्पल इक्विपमेंट, एंशिएंट वेपन, बैरेट ऑरेंज आर्मर मिला और 12.7 मिलीमीटर एमुनिशन के 10 राउंड्स। मैं तुरंत चौंक गया। ये बैरेट है, मैंने सही सुना, एंशिएंट वेपन। बैरेट का अटैक 967 से 993 है। अटैक इंटरवल हर 2 सेकंड्स में एक बार है। स्पेशल इफेक्ट, 1 आर्मर पियर्सिंग अटैक करते समय 50% चांस एनिमी के 100 आर्मर को इग्नोर करता है। हेडशॉट करने पर 50% एक्स्ट्रा डैमेज। स्पेशल इफेक्ट, 2 हेडशॉट। मैं चकित रह गया। 900 से ज्यादा अटैक पावर गेम के शुरुआती स्टेज में लगभग अनस्टॉपेबल है। हालांकि केवल 10 बुलेट्स हैं, लेकिन टेरिटरी लेवल 4 होने पर बुलेट प्रोसेसिंग अनलॉक हो जाएगा। फिर बुलेट्स की कमी नहीं रहेगी। बैरेट को रखकर मैं माइन के अंदर गया। माइन ऑक्यूपाई करने के बाद सिस्टम ने बताया कि अंदर एक और ब्रॉन्ज चेस्ट है। चेस्ट खोलते ही मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज मिले और एक मार्केट ब्लूप्रिंट भी, जिसे बनाकर अन्य सर्वाइवर्स के साथ ट्रेडिंग की जा सकती है। फिर मैंने बाकी आइटम्स देखे। स्टाफ, जिसे मैं यूज कर सकता हूँ, स्नो बूट्स, जो कोल्ड रेजिस्टेंस इक्विपमेंट है, और एक मेडिकल किट जो कोल्ड इलनेस को ठीक कर सकता है। ये भी बहुत यूजफुल है। सबको चेक करने के बाद मैंने ब्रॉन्ज चेस्ट को डिसमेंटल किया और 5 कॉपर प्राप्त किए। फिर मैं माइन के बाहर आया। लियू मुशुए ने बताया कि उन्होंने आसपास से 112 कोल कलेक्ट किया है, जो काफी समय तक चलेगा। मैं मुस्कुराया और ठंड से कांप रही लियू मुशुए को देखा और उसे स्नो बूट्स दे दिए। लियू मुशुए ने कृतज्ञता दिखाई, लेकिन उसके पैर ठंड से सुन्न हो चुके थे। वो खुद जूते भी नहीं पहन पा रही थी।
तो मैंने खुद उसे पहनाए, फिर उसे उठाकर प्रिंसेस कैरी में लेकर टेरिटरी वापस आया। लियू मुशुए पूरे समय शर्मा रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। टेरिटरी पर लौटकर मैंने रिसोर्सेज चेक किए और दा जुआंग और अर जुआंग को लंबर मिल बनाने का आदेश दिया। सान जुआंग को मार्केट बनाने को कहा, सी जुआंग को स्मॉल शेल्टर बनाने को कहा। ये सब पूरा करने के बाद इलीना के रहने की व्यवस्था हो गई और सब लोग आराम और खाना खा सकते थे। फिर मैं और लियो मुशुए लॉर्ड केविन में गए। मैंने उसे आराम करने को कहा और खुद एक सिंपल स्टर्व बनाया। फिर दिन में मिले स्नेक मीट को पकाने लगा। उसी समय बाहर अंधेरा छाने लगा और टेम्परेचर तेजी से गिरने लगा। बाहर का टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और अंदर स्टोव जलाने के बाद भी टेम्परेचर केवल -16 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन अच्छा हुआ कि दा जुआंग लोगों ने समय पर कंस्ट्रक्शन पूरा कर लिया। सी जुआंग ने स्मॉल शेल्टर बना दिया। इलीना के रहने के लिए सब काम पूरा होने के बाद सब लोग आराम और खाना खा सकते थे। फिर सब लोग लॉर्ड कैबिन में लौट आए। मैंने दा जुआंग और बाकी लोगों से कहा, आज का काम बहुत अच्छा था। रिवॉर्ड के रूप में ये स्नेक सूप तुम सब खुलकर खा सकते हो। मांस देखकर दा जुआंग खाते खाते कसम खाने लगा। सब लोग बहुत उत्साहित थे। उन्होंने कहा कि वे और मेहनत करेंगे और लॉर्ड को खुश करेंगे। साथ ही उनकी फेवरेबिलिटी तेजी से बढ़ गई। सबकी फेवरेबिलिटी -80 से ऊपर पहुंच गई। फिर मैंने इलीना की ओर देखा, जिसकी हंगर -50 थी, और पूछा कि वो रॉ मीट खाएगी या कुक्ड मीट। रॉ मीट सम्मानित लॉर्ड। मैंने सिर हिलाया और 2 टुकड़े स्नेक मीट निकालकर एलिना को देने वाला था, लेकिन मैंने सोचा और उन्हें वापस रख दिया और उसकी जगह 2 टुकड़े वुल्फ मीट निकालकर दे दिए। एलिना की फेवरेबिलिटी तुरंत बढ़ गई, लेकिन उसकी हंगर केवल 10 पॉइंट्स बढ़ी और अभी भी 60 थी। मैंने भौहें सिकोड़ ली। लंबे समय तक पेट भरा ना रहने पर लॉयल्टी कम हो जाती है और एलेना मेरी मुख्य कॉम्बैट शक्ति है। उसका उपयोग बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने और 4 टुकड़े निकाले और उसकी हंगर को 80 तक बढ़ा। लेकिन एलेना की बड़ी एपेटाइट ने मुझे आह भरने पर मजबूर कर दिया और मेरे पास अभी भी एक और ज्यादा पावरफुल समन स्क्रोल डबल वुल्फ नाइट। मैंने सोचा, लगता है कल से मुझे और ज्यादा फूड इकट्ठा करने का तरीका निकालना होगा, क्योंकि रात में काम करना और बाहर एक्सप्लोर करना संभव नहीं है। मैंने वर्ल्ड चैट इंटरफेस खोला और देखा कि बाकी सर्वाइवर्स कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। वहाँ कई सर्वाइवर्स की डेथ न्यूज और डिस्ट्रेस मैसेजेस थे। हालांकि कुछ प्लेयर्स ने अपने अनुभव भी साझा किए थे, जैसे पहले स्पिरिट बीट कैबिन बनाना और कैंप फायर अपग्रेड करना, और ये कि टेरिटरी के अंदर इनविंसिबल होते हैं और मॉन्स्टर्स के अटैक से बच सकते हैं। सोचकर मैंने भी लिखा, रात में मिनिमम टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा अगर स्पिरिट बीट कैबिन बनाने का समय ना हो तो। पहले वुडन प्लैंक्स और स्टोन्स से बेसिक शेल्टर बना लें, जिससे पहली रात सरवाइव की जा सकती है। फिर मैं रीजनल चैनल में गया। सिस्टम के अनुसार ये एक 500 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई वाला स्क्वायर एरिया है और इस एरिया का नाम 174 रीजन है और ऑनलाइन पॉपुलेशन 40,173 में से 38,224 है। जहां तक चैट कंटेंट की बात है, मैंने देखा कि ज्यादातर लोग आसपास के शहरों से हैं। लगता है कि टेलीपोर्ट होने पर पास के शहरों के लोगों को रैंडम तरीके से साथ रखा गया है और वहां मदद मांग में शेयरिंग और ट्रेडिंग मैसेजेस थे। मैं मार्केट में गया और रिसोर्सेज एक्सचेंज करने लगा। तभी एक लिस्टिंग ने मेरा ध्यान खींचा, मेज स्किल बुक आइस आर्मर। आइस आर्मर कुछ समय के लिए आर्मर बढ़ाता है। हालांकि मेंटल एनर्जी कंजप्शन ज्यादा है और ये स्टैकिंग स्किल है, लेकिन मेरे लिए इटर्नल पावर के साथ ये परमानेंट शील्ड बन सकता है। ये तो मिरेकल है, लेकिन इसकी कीमत 50 फूट बहुत ज्यादा थी। हालांकि सेलर ने कहा था कि प्राइस नेगोशिएट हो सकता है। मैंने प्राइवेट चैट किया, दोस्त 10 फूट के बदले आइस आर्मर स्किल बुक दोगे? 10 फूट में ही लेना चाहते हो? मुझे पता है तुम जल्दी में हो, लेकिन थोड़ा सोचो, अगर मैं कहूं कि ये नॉर्मल फूड नहीं है बल्कि मीट है, क्या तुमने इतना जल्दी मीट पा लिया? मैंने आइटम डिटेल्स भेजी। उसने तुरंत जवाब दिया, कम से कम 40 फूड यानी 8 स्नेक मीट नहीं तो डील नहीं। मैं हंसा। ज्यादा से ज्यादा 3 स्नेक मीट और आइस आर्मर सिर्फ अर्ली गेम स्किल है, ड्रॉप रेट भी कम नहीं। कल के बाद तुम चाहो तो भी फूड नहीं मिलेगा। वो थोड़ा सोच कर बोला, ठीक है 3 स्नेक मीट ही सही, बचाकर खाऊंगा तो एक दिन और चल जाएगा। मैंने थोड़ा सोचा, ऐसा करो 20 फूड कर दो और मैं 5 ब्रेड एक्स्ट्रा दूंगा। वो तुरंत मान गया और मुझे आइस आर्मर स्किल बुक मिल गई। ये कुछ मेंटल एनर्जी कंज्यूम करके खुद या एलाय को मेंटल वैल्यू का 0.6 आर्मर देता है, 30 सेकंड्स तक रहता है। मेरी मेंटल स्ट्रेंथ अभी 8 है तो स्किल 5 आर्मर बढ़ाती है। फिर अगले ही पल आइस आर्मर कास्ट सक्सेसफुल का सिस्टम प्रॉम्प्ट आया
और फिर इटर्नल पावर एक्टिवेट हो गया। स्किल परमानेंट बन गई, आर्मर परमानेंटली 5 बढ़ गया। मैं बहुत खुश हुआ। अब मेरा आर्मर 15 हो गया। लेवल 3 से नीचे के मॉन्स्टर्स मुझे डैमेज भी नहीं दे पाएंगे। फिर मैंने लियू मुशुए को भी आइस आर्मर दिया और लियू मुशुए ने भी चैट चैनल से बाकी सर्वाइवर्स की स्थिति जानी। उसे समझ आया कि हर कोई उसकी तरह लकी नहीं है। अब उसे एहसास हुआ कि वो एक वार्म स्पिरिट बीट कैबिन में रह रही है। फिर उसने कहा, धन्यवाद अशिंग, अगर तुम नहीं होते तो मैं शायद बाहर ठंड से मर जाती। कोई बात नहीं भाभी, हम दोनों एक टीम में हैं, तो हमें मिलकर सरवाइव करना होगा। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं तो अपनी भी मदद कर रहा हूं। मैं जल्दी इस दुनिया में एडजस्ट हो जाऊंगी और तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनूंगी। फिर मैंने गुड नाइट कहा और हम दोनों सोने की तैयारी करने लगे। तभी अचानक किसी ने लियू मुशुए को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। वो उसकी माँ थी और वीडियो कॉल आया। लियू मुशुए ने थोड़ा सोचा और एक्सेप्ट कर लिया। तुरंत उसकी माँ बी युनलन बोली, शाओशु, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा फूड है या नहीं? मैं पता नहीं, तो हमें थोड़ा सपोर्ट करो। मैं और तुम्हारे 2 भाई और तुम्हारे पिता बहुत बुरी हालत में हैं। उस बॉक्स में बहुत कम फूड था, जो दाबाओ शाबाओ के लिए भी काफी नहीं। काफी देर सुनने के बाद लियो मुशुए हल्की मुस्कान लाई। जैसे ब्लू स्टार पर था, वैसे ही यहाँ भी उसके माता पिता को उसकी चिंता नहीं थी। सीधे उससे फूड मांग रहे थे। उसे याद आया कि ब्लू स्टार पर उसे मजबूर किया गया था किसी लोकल गैंग लीडर से शादी करने के लिए। अच्छा हुआ कि शादी से पहले ही वो मर गया और वो इस नई दुनिया में आ गई और उस नाइटमेयर फैमिली से मुक्त हो गई। इसलिए उसने कहा कि उसके पास एक्स्ट्रा फूड नहीं है। लेकिन तभी उसके पिता ने पूछा, शाओशुए, क्या तुम हमें झूठ बोल रही हो? तुम घर में रह रही हो और कह रही हो कि फूड नहीं है, और तुम्हारे शरीर पर जो फर कोट है वो कहाँ से आया? तभी पास से एक बच्चे की आवाज आई, माँ पापा, दीदी के पास वुल्फ स्किन है। दीदी ने वुल्फ मारा है, उसके पास मीट है। अच्छा, तुम हमसे झूठ बोल रही हो। तुम्हारे पास मीट है और परिवार को नहीं दे रही। तुम कृतज्ञ तुम हो। कमीने, तुमने तो अपनी माँ को भी धोखा देने की हिम्मत कर ली। तुम्हारे पास मांस होते हुए भी तुम परिवार के साथ बांटना नहीं चाहते हो ना? तुम एहसान फरामोश, मैंने तुम्हें इतना बड़ा बेकार ही पाला। परिवार के आरोपों का सामना करते हुए लियो मुशुए की आंखों में आंसू भर। कुछ समय के लिए वो पूरी तरह घबरा गई। लियो माँ ने और भी बढ़ा दिया, अब तुम खुद को दुखी भी दिखा रही हो। हम पूरे दिन भूखे रहे फिर भी हमने शिकायत नहीं की। लियो मुशुए, मुझे लगता है सच में अब तुम्हारे पर निकल आए हैं। लेकिन तभी मैं अचानक लियो मुशुए के पास दिखाई दिया। तुम दोनों बूढ़े वहां भगभग करके क्या चिल्ला रहे हो? तुम कौन हो? मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूँ। और जहां तक हक की बात है, उस भेड़िए को मैंने मारा है और उसका मांस भी मेरा है। तुम अभी भी उसे चाहते हो? बस सपना देखते रहो। एक टुकड़ा ब्रेड तक मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तुम्हारे हाथ पैर सही सलामत है? खुद जाकर खाना हासिल करना नहीं आता? अपनी बेटी के पास आकर उसका खून चूस रहे हो। फिर मैंने सीधे सामने वाले को जमकर डांट दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? उसके बाद मैंने लियो मुक्सुए को इशारा किया और उसने तुरंत वीडियो कॉल काट दी। दुनिया अचानक शांत हो गई। लियो मुक्सुए का चेहरा बिखर गया था। वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रही, लेकिन फिर भी उसने मुझसे कहा, ऑक्सी, धन्यवाद, तुमने मेरा इतना साथ दिया। कोई बात नहीं भाभी, ये लोग बिना मेहनत किए मेरे हाथों से सामान लेना चाहते हैं? नामुमकिन। तुम भी याद रखना, कोई भी तुमसे खाना या दूसरे संसाधन मांगे तो कभी मत देना। एक बार दोगी तो दूसरी बार भी मांगेंगे। उसके बाद वो कभी खत्म न होने वाली मांग करते रहेंगे, समझी? लियो मुक्सुए समझ चुकी थी कि इस दुनिया में आने के बाद भगवान ने उसे अपने पुराने परिवार से छुटकारा पाने और नई शुरुआत करने का मौका दिया है। इसलिए उसने गंभीरता से सिर हिलाकर कहा, मैं समझ गई। फिर उसे अचानक कुछ याद आया। लियो मुक्सुए चूल्हे के पास गई और गर्म पानी की एक छोटी बाल्टी लेकर आई। फिर उसने मुझसे कहा, आतियन, मैंने देखा तुम्हारे पैर ठंड से लाल हो गए हैं। मैं गर्म पानी से तुम्हारे पैर धो देती हूँ। उधर लियू पिता और लियू माँ गुस्से से पागल हो रहे थे। लेकिन तभी लियू पिता को अचानक कुछ याद आया। उन्हें लगा कि मैं थोड़ा जाना पहचाना लग रहा हूँ। लियू माँ ने भी कुछ देर सोचा और आखिरकार पहचान लिया। पहले उन्होंने लियू मुक्सुए को मजबूर किया था कि वो समाज के बड़े आदमी चेन जियांग से शादी करे, और मैं वही लड़का था जो चेन जियांग के नीचे ड्राइवर का काम करता था। खास तौर पर लियू मुक्सुए की गाड़ी चलाता था। जब उन्हें पता चला कि मैं सिर्फ एक ड्राइवर हूँ, तो लियू पिता के चेहरे पर फिर मुस्कान आ गई। अभी थोड़ी देर पहले उसने स्क्रीन पर देखा था कि शहर की 3 हीरो सोसाइटी का फांग लोंग अपने लोगों को इकट्ठा कर रहा था, और फांग लोंग कभी लियू मुक्सुए के पागल चाहने वालों में से एक था। वो पूरी तरह फांग लोंग से संपर्क करके मदद मांग सकता था। समय अगले दिन पर आ गया और मौका मिलते ही मुझे खत्म कर देने का प्लान था। सभी बचे हुए लोग ध्यान दें, आप लोग बर्फीले युग की पहली रात पार कर चुके हैं। नए खिलाड़ियों की सुरक्षा अवधि में अभी 4 दिन 22 घंटे बाकी हैं। मैंने चैट चैनल खोला और पाया कि ऑनलाइन लोगों की संख्या फिर 1000 से ज्यादा कम हो गई थी। मैंने ज्यादा नहीं सोचा, बल्कि दा जुआंग और बाकी लोगों को ध्रुवीय झोपड़ियों को अपग्रेड करने और दूसरी इमारतें बनाने का आदेश दिया। आखिर में मैंने डबल वुल्फ नाइट समन स्क्रॉल निकाला और उसका इस्तेमाल किया। अचानक एक विशाल युद्ध
भेड़िए पर सवार योद्धा मेरे सामने प्रकट हुआ। डबल वुल्फ नाइट आसाम आपकी सेवा में हाजिर है। मैंने आसाम का स्टेटस पैनल देखा। पता चला कि सिर्फ आसाम ही नहीं, उसका भेड़िया भी 10 से ज्यादा लेवल का था। इस बार का समन तो एक के साथ एक फ्री जैसा निकला। सच में बहुत बड़ा फायदा हो गया। मैंने सिर हिलाया और बाकी लोगों के साथ मिलकर आसाम पर आर्मर आर्ट, हीलिंग आर्ट, स्केल आर्मर और स्नेक मैन बर्सर्क कुल 4 स्थायी बफ लगा दिए। आसाम तुरंत चौंक गया। आप वो महान स्वामी हैं जिनके पास मैंने अब तक की सबसे शक्तिशाली ताकत देखी है। आसाम आपके लिए अपनी पूरी वफादारी समर्पित करने को तैयार है। आपने क्षेत्र के सदस्य आसाम की ताकत बढ़ाई है। वफादारी बढ़ गई है। मौजूदा वफादारी 80। मैं संतुष्टि से मुस्कुराया। अनंत शक्ति सच में बहुत काम की चीज है। फिर मैंने आसाम को उसका पहला मिशन बताया, जो था खोज मिशन। उसे कैंप के उत्तर पूर्व दिशा में जाना था और रास्ते में मिलने वाले सभी संसाधन बिंदुओं या जंगली जीवों को चिन्हित करना था। जब खोज की सीमा 10 किलोमीटर तक पहुंच जाए तो वापस आकर मुझे रिपोर्ट देना था। आपके आदेश का पालन होगा लॉर्ड साहब। उसी समय ध्रुवीय झोपड़ी भी लेवल 2 पर अपग्रेड हो गई और अब 8 ध्रुवीय लोगों को बुलाया जा सकता था। मैंने फिर खाना खर्च करके नए ध्रुवीय लोगों को बुलाया और उनके नाम रखे पांचू, छेऊ, सातू और आठू। फिर मैंने उन लोगों को खाना इकट्ठा करने और निर्माण कार्य के काम सौंप दिए। उसके बाद मैं लियो मुशवई को साथ लेकर बाजार के पास पहुंचा, जहां हम कुछ सामान बेचने की तैयारी कर रहे थे ताकि बदले में दूसरी उपयोगी चीजें मिल सकें। सबसे पहले मैंने भेड़िए का मांस वहां चढ़ाया और बदले में सिर्फ उपकरण, हथियार और स्किल बुक्स की मांग रखी। मांस के सामने आते ही दूसरे जीवित बचे लोगों में तुरंत हलचल मच गई। साथ ही अनगिनत लोगों ने मुझे निजी संदेश भेजे, लेकिन इन लोगों में ज्यादातर अपनी दूसरी क्षेत्रीय सामग्री से व्यापार करना चाहते थे, जैसे लकड़ी, पत्थर और थोड़ी मात्रा में लोहा। मैंने उन्हें अच्छे इरादे से याद दिलाया कि मूलभूत संसाधन ही जीवित रहने की जड़ है। उन्हें आसानी से हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इनमें से कुछ जीवित बचे लोगों ने मेरी बात मान ली और व्यापार छोड़ दिया, लेकिन अभी भी कुछ लोग व्यापार करने पर अड़े रहे। उनका कारण था कि लोग तो भूख से मरने वाले हैं। ऐसे में भविष्य के विकास के बारे में कौन सोचेगा? इस पर मैंने भी मना नहीं किया, लेकिन मेरे पास भेड़िए के मांस का भंडार ज्यादा नहीं था, इसलिए मैं उन साधारण पत्थरों और लकड़ियों को खरीदने का इरादा नहीं रखता था। हाँ, थोड़ी मात्रा में लोहा पहले बदले में लिया जा सकता और फिर लोहार की दुकान को चालू किया जा सकता था। लोहार की दुकान कुछ साधारण उपकरण बना सकती थी, जैसे पत्थर का भाला वगैरह। बाकी उपकरणों के लिए डिजाइन ड्राइंग चाहिए होती थी, लेकिन फिलहाल बचे हुए लोगों के पास लोहा बहुत कम था। ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 टुकड़े। एक टुकड़ा भेड़िए का मांस देकर 2 लोहे लेना साफ नुकसान का सौदा था। तब मैंने सिस्टम से पूछा कि क्या भेड़िए के मांस को छोटे हिस्सों में बांटा जा सकता है। सिस्टम ने बताया कि एक टुकड़ा भेड़िए का मांस 1 किलो का है और उसे अधिकतम 10 छोटे हिस्सों में बांटा जा सकता है। हर हिस्सा 100 ग्राम का होगा। तुरंत मैंने मांस को 50 हिस्सों में बांट दिया और व्यापार की शर्त बदल दी। अब एक हिस्सा बदले में 2 लोहे के टुकड़े। पल भर में मुझे बड़ी मात्रा में लोहा मिल गया। भेड़िए का मांस बदले में 2 लोहे। फिर मैंने अपने क्षेत्र के संसाधन देखे। अब इनसे सिलाई की दुकान और लोहार की दुकान दोनों बनाई जा सकती थी। जब बाकी बचे लोग अभी भी रास्ता तलाश रहे थे, तब तक मेरा क्षेत्र आकार लेने लगा था। तरक्की की रफ्तार काफी तेज थी। अब बस इसी गति से विकास जारी रखना था। ज्यादा समय नहीं लगेगा और क्षेत्र का स्तर बढ़ जाएगा। फिर और ऊंचे स्तर की इमारतें बनाई जा सकेंगी। सच कहें तो भविष्य उम्मीदों से भरा हुआ था। उसके बाद मैंने लियू मुक्सुए को लड़ने का तरीका भी सिखाया, लेकिन तभी सिस्टम ने अचानक सूचना दी, आपके क्षेत्र का सदस्य आसाम हमले का शिकार हुआ है। मेरा दिल तुरंत बैठ गया। आसाम पहले ही लेवल 10 का नाइट था और उसके नीचे मौजूद दोहरे भेड़िए के साथ सामान्य तौर पर उसका कोई मुकाबला नहीं था। अगर उस पर हमला हुआ था तो इसका मतलब था कि उसे कोई बहुत ताकतवर दुश्मन मिला है। बगल में खड़ी लियू मुक्सुए को भी सूचना मिल गई और उसकी आंखों में तुरंत चिंता दिखाई देने लगी। मैंने उसे दिलासा दिया, आसाम पर 4 स्थायी बफ लगे हुए हैं। जब तक उसे एक ही वार में खत्म न कर दिया जाए, उसकी क्षमता के साथ जान बचाना मुश्किल नहीं होगा। जैसा मैंने सोचा था, कुछ मिनट बाद भी आसाम की मौत की कोई सूचना नहीं आई। फिर मैंने देखा कि आसाम बुरी हालत में कैंप के बाहर वापस लौटा। मैं तुरंत बैरेट उठाकर आगे बढ़ा और उससे पूछा क्या हुआ। आसाम ने तुरंत माफी मांगी और समझाया, कैंप से लगभग 3 किलोमीटर दूर हमें एक शक्तिशाली हिम मैदान उग्र भालू मिला। वो भालू बिजली भी छोड़ सकता था। मैं और मेरे भेड़िए उसके सामने बिल्कुल टिक नहीं पाए। अगर लॉर्ड साहब ने पहले से हमें शक्ति न दी होती तो शायद हम वापस लौट भी नहीं पाते। उसका अनुमान था कि सिर्फ दूसरा स्तर का नाइट ही उस दैत्य को हरा सकता है। फिर मैंने दोनों की हालत ठीक की। ये सुनकर मैंने कुछ देर सोचा और कहा, आसाम, मुझे वहां ले चलो। वो हिम मैदान उग्र भालू हमारे कैंप से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था। ये बात बहुत खतरनाक थी। मुझे पहले उसकी ताकत खुद जाकर देखनी होगी। बेशक मेरे पास आत्मविश्वास भी था। मेरे हाथ की बैरेट के सामने लेवल 20 से नीचे के राक्षस लगभग कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे।
आधे घंटे बाद हम बर्फीले पहाड़ के नीचे मौजूद एक गुफा तक पहुंचे। सिस्टम ने तुरंत सूचना दी, आप हिम मैदान उग्र भालू की गुफा में पहुंच चुके हैं। इसके अंदर एक अत्यंत शक्तिशाली जीव रहता है, बेहद खतरनाक। कृपया सावधानी से आगे बढ़ें। लॉर्ड साहब, क्या मुझे उसे बाहर निकालना चाहिए? अगर सावधानी रखी जाए तो उसके सामने से बचकर निकलना मुश्किल नहीं होगा। मैंने सिर हिलाया। कुछ ही देर बाद मुझे जमीन कांपती हुई महसूस हुई और अगले ही पल कम से कम 8 मीटर आकार का एक विशाल सफेद दैत्य गुफा से बाहर निकला। उसकी भयानक दहाड़ पूरे इलाके में गूंज उठी। हिम मैदान उग्र भालू, लेवल 15, द्वितीय चरण, एलीट श्रेणी का जीव। जीवन शक्ति 4080, आक्रमण शक्ति 347, स्किल 1, भालू पंजा प्रहार। उन दुश्मनों पर जिनकी ताकत खुद से कम हो 100% नॉकबैक प्रभाव लागू होता है। स्किल 2, जंगली गर्जना, भयानक ध्वनि तरंग छोड़ता है जिससे आसपास 30 मीटर के दुश्मन 3 सेकंड के लिए स्तब्ध अवस्था में चले जाते हैं। स्किल 3, बिजली प्रहार, बिजली की शक्ति बुलाता है और आसपास 20 मीटर के दुश्मनों को 130% बिजली तत्व की क्षति पहुंचाता है। साथ ही 1 सेकंड का पक्षाघात प्रभाव भी जोड़ता है। सिर्फ इन 3 स्किल्स को देखकर ही मैं समझ गया कि इस उग्र भालू की ताकत लगभग लेवल 20 के राक्षसों के बराबर पहुंच चुकी थी। लेकिन मैं घबराया नहीं, बल्कि शांत होकर स्थिति का विश्लेषण करने लगा। उसके पास 4000 HP थी। मेरी बैरेट के हिसाब से उसे खत्म करने के लिए कम से कम 5 गोलियां चाहिए थीं, और इस समय मेरे और उस भालू के बीच 500 मीटर की दूरी थी। उग्र भालू की रफ्तार के हिसाब से उसे मेरे पास पहुंचने में कम से कम 10 सेकंड लगते, जबकि बैरेट के हर हमले के बीच 2 सेकंड का अंतर था। 10 सेकंड मेरे लिए 5 गोलियां चलाने के लिए काफी थे। इसलिए मैंने बैरेट उठाई और हिम मैदान उग्र भालू पर गोली चला दी। क्षण भर में उग्र भालू के शरीर पर खून फूट पड़ा और उसके ऊपर 872 का भयानक डैमेज उभरा। साथ ही संतुलन बिगड़ने के कारण वो सीधे जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन मैं रुका नहीं और तुरंत दूसरी गोली चलाई। इस बार डैमेज सीधे 1234 तक पहुंच गया। ये साफ था कि बैरेट का आर्मर इग्नोर विशेष प्रभाव सक्रिय हो गया था। लगातार 2 गोलियां लगने के बाद हिम मैदान उग्र भालू पूरी तरह मुझ पर हत्या की नीयत से टूट पड़ा। वो फिर से उठकर मेरी ओर झपटा और मैंने फिर एक गोली चलाई, लेकिन इस बार वो बच निकला। मैं खुद को गाली दिए बिना नहीं रह सका। ये कैसी घटिया निशानेबाजी है मेरी, इतना आसान निशाना भी चूक गया। इस समय हिम मैदान उग्र भालू की HP अब भी 1974 बची हुई थी। साथ ही दूरी का हिसाब लगाने पर मेरे पास सिर्फ 2 और गोलियां चलाने का मौका बचा था। लेकिन इस वक्त मैं असामान्य रूप से शांत था। फिर मैंने गोली चलाई और इस बार 893 का डैमेज हुआ। अब हिम मैदान उग्र भालू मुझसे सिर्फ 100 मीटर दूर था और मेरे पास आखिरी गोली बची थी। जीत और हार का फैसला इसी पल होना था। अगले ही क्षण गोली चली और 1574 का भयानक डैमेज सीधे हिम मैदान उग्र भालू के सिर के ऊपर उभरा। आखिरी हमला सिर्फ लगा ही नहीं, बल्कि हेडशॉट प्रभाव भी सक्रिय हो गया। सिस्टम सूचना, आपने सफलतापूर्वक लेवल 15 हिम मैदान उग्र भालू को मार दिया है। आपको लूट प्राप्त हुई। प्रारंभिक शक्ति हृदय गुणा 1, प्रारंभिक शक्ति हृदय। उन्नति सामग्री, जिससे लेवल 10 तक पहुंचे जीवित बचे लोग या क्षेत्रीय सदस्य दूसरे चरण के जीव में विकसित हो सकते हैं। उन्नति के बाद सभी गुणों में 100% वृद्धि होगी। आपको प्राप्त हुआ प्रारंभिक तत्व क्रिस्टल गुणा 8, प्रारंभिक तत्व क्रिस्टल, तत्व शक्ति से भरा क्रिस्टल। इसे प्रारंभिक जादुई इमारतें बनाने या रसायन सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। बधाई हो, आप पूरे सर्वर में पहले ऐसे जीवित बचे व्यक्ति हैं जिसने एलीट श्रेणी के जीव को मारा है। आपको प्रथम हत्या पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रारंभिक तत्व टावर ब्लूप्रिंट गुणा 1, आइस फील्ड ड्रूइड भर्ती स्क्रॉल गुणा 1। उसी समय सिस्टम ने फिर सूचना दी, एलेना और आसाम आपके द्वारा दिखाई गई शक्तिशाली युद्ध क्षमता से पूरी तरह प्रभावित हो गए हैं। उनकी निष्ठा में मध्यम स्तर की वृद्धि हुई है। मैं मुस्कुराया और उस प्रारंभिक शक्ति हृदय को आसाम की ओर फेंक दिया। लॉर्ड साहब, इतना कीमती शक्ति हृदय क्या सच में मुझे दिया जा सकता है? आसाम, इस बार की कार्रवाई में तुमने अपनी बहादुरी और निष्ठा साबित कर दी है। मुझे लगता है कि तुम और भी अधिक शक्तिशाली ताकत पाने के योग्य हो। आसाम तुरंत भावुक होकर आंसुओं से भर गया। मैं लॉर्ड साहब के लिए अपनी जान तक दे दूंगा। सिस्टम सूचना, आसाम आपकी उदारता से गहराई से प्रभावित हुआ है। निष्ठा बढ़ गई है। वर्तमान निष्ठा 95। अब वह जान की बाजी लगाने वाली अवस्था तक पहुंच चुका है। साथ ही जैसे ही आसाम ने शक्ति क्रिस्टल का इस्तेमाल किया, उसके शरीर से निकलने वाला दबाव क्षण भर में बेहद भयावह स्तर तक पहुंच गया। सिस्टम सूचना, आपके क्षेत्र का सदस्य आसाम सफलतापूर्वक उन्नत हो चुका है। सभी गुणों में 100% वृद्धि है। मैंने संक्षेप में उन्नति के बाद आसाम का पैनल देखा, फिर एलेना की ओर देखकर कहा, एलेना, अच्छी तरह मेहनत करो। जब तुम लेवल 10 पर पहुंचोगी, मैं तुम्हारे लिए भी एक शक्ति हृदय ढूंढूंगा ताकि तुम दूसरे चरण तक पहुंच सको। लॉर्ड साहब की उदारता के लिए धन्यवाद। एलेना,
लॉर्ड साहब के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने को तैयार है। सिस्टम सूचना, एलेना आपकी बातों से प्रभावित हो गई है, निष्ठा बढ़ गई है, वर्तमान निष्ठा 85। मैं मुस्कुराया और फिर सिस्टम द्वारा दिए गए भर्ती स्क्रॉल की ओर देखा। आइस फील्ड ड्रूइड भर्ती स्क्रॉल। इस स्क्रॉल के जरिए लेवल 15 का एक एलीट ड्रूइड बुलाया जा सकता है। ये वास्तव में लेवल 15 का एलीट राक्षस था। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता था, ये तो हद से ज्यादा ताकतवर है। फिर दूसरी ब्लूप्रिंट भी थी, प्रारंभिक तत्व तीर टावर ब्लूप्रिंट। इससे क्षेत्र के अंदर 600 मीटर रेंज वाला रक्षा तीर टावर बनाया जा सकता है। आक्रमण शक्ति 213, हमला अंतराल हर 2.5 सेकंड में एक बार। मैं बस यही कह सकता था, वाह, ये तो एक और महाविनाशक हथियार है। पूरे 200 से ज्यादा अटैक पॉइंट। एक ही तीर में एलेना जैसे साधारण जीव लगभग तुरंत मारे जा सकते थे। यहां तक कि उन्नति से पहले वाला आसाम भी 600 मीटर की रेंज में शायद तीर टावर तक पहुंचने से पहले ही सीधे मार दिया जाता। इसके तुरंत बाद मैंने उग्र भालू की लाश की ओर देखा और डिसमेंटल चुन लिया। क्षण भर में मुझे 1000 से ज्यादा ब्लू क्वालिटी का भालू मांस मिला। साथ ही भालू की खाल, भालू की पित्त थैली और दूसरे कई आइटम भी मिले। सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई कि भालू का मांस पहली बार खाने पर ताकत और शरीर दोनों में 2-2 पॉइंट की वृद्धि होती थी। योद्धा वर्ग के लिए इसका मतलब था 4 अटैक पॉइंट और 40 एचपी की बढ़ोतरी। साथ ही थोड़ी डिफेंस भी बढ़ती थी। और अभी जीवित बचे लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत खाने की थी। अगर इसे व्यापार में लगाया जाए तो मुझे पूरा यकीन था कि लोग टूट पड़ेंगे। और ये वास्तव में आसमान छू लेने वाली दौलत थी। लूट की गिनती खत्म करने के बाद मैंने फिर हिम मैदान उग्र भालू की गुफा की ओर देखा। आसाम खुद आगे आया और बोला कि पहले उसे अंदर जाकर जांच करने दी जाए। मैंने सिर हिलाया। कुछ देर बाद आसाम बाहर आया और बोला कि अंदर कोई खतरा नहीं है, लेकिन कुछ खास चीजें जरूर हैं। मैं थोड़ा हैरान हुआ और फिर गुफा के अंदर गया। तभी मैंने देखा कि अंदर एक सफेद रंग का छोटा भालू था, जो अभी ज्यादा समय पहले पैदा नहीं हुआ था। वो वास्तव में बिजली की शक्ति रखने वाला एक किशोर अवस्था का हिम मैदान उग्र भालू था। मैंने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल मुझे करंट लगा और मेरी एचपी 1 पॉइंट कम हो गई। उसी समय सिस्टम ने सूचना दी, जांच में पाया गया एक जंगली जीव को पालतू बनाया जा सकता है। हिम मैदान उग्र भालू शावक। क्या आप इसे पालतू बनाकर क्षेत्र में भर्ती करना चाहते हैं? जंगली जीव को पालतू बनाने के बाद उसे भोजन देना होगा, उसके बड़े होने का इंतजार करना होगा, तभी उसमें उचित युद्ध क्षमता आएगी। मैंने हाँ चुन लिया। क्षण भर में भर्ती सफल हो गई। सिस्टम ने यह भी बताया कि मैं उसे नाम दे सकता हूं। मैंने कुछ सोचा और उसका नाम वोलिबियर रखने का फैसला किया। उधर लियू मुक्सुए खुशी से वोलिबियर को गोद में उठा चुकी थी। मैं उसे चेतावनी देने ही वाला था कि यह छोटा भालू बिजली छोड़ता है, लेकिन लियू मुक्सुए मुस्कुराकर बोली, उसे तो करंट नहीं लगा। मैं पूरी तरह निरुत्तर रह गया। ये छोटा भालू इंसानों को देखकर व्यवहार बदलता है क्या? और भालू के घोंसले के पास एक बिना ताले वाला सिल्वर ट्रेजर बॉक्स भी रखा था। मेरी सांसें तुरंत तेज हो गईं। इस दुनिया में ट्रेजर बॉक्स निम्न से उच्च स्तर तक ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और फिर हाउयुए ट्रेजर बॉक्स में बटे हुए थे। सबसे ऊंचे स्तर का हाउयुए ट्रेजर बॉक्स तो कथाओं वाले उपकरण तक दे सकता था। और जहां तक सिल्वर ट्रेजर बॉक्स की बात है, पिछले जीवन में जब मैं ये गेम खेलता था तो 10 दिन तक जीवित रहने के बाद मुझे मुश्किल से एक मिला था, लेकिन अब मुझे शुरुआत में ही एक मिल गया था। सिर्फ यही कहा जा सकता था कि इसका महत्व बहुत बड़ा था। मैंने उसे खोला। बधाई हो, आपको प्राप्त हुआ स्किल बुक जी मार्क रोबोट, ब्लैक आयरन आर्म गार्ड गुणा 1, मेडिकल पैक गुणा 5, छोटा संसाधन पैक गुणा 1, मिथ्रिल गुणा 5। मैंने उस स्किल बुक को देखा और तुरंत बेहद खुश हो, क्योंकि वो मैकेनिकल इंजीनियर वर्ग की शुरुआती चरण की दिव्य स्किल थी। स्किल बुक मार्क रोबोट, मैकेनिकल इंजीनियर की विशेष स्किल बुक। सामग्री और ऊर्जा खर्च करके एक मार्क रोबोट बुलाया जा सकता है, जो जीवित बचे व्यक्ति की 120% विशेषताओं को विरासत में लेता है। रोबोट की अवधि 180 सेकंड। जहां तक उपकरण की बात थी, वो एक ऐसा आर्मगार्ड था जो हमले की दूरी बढ़ा सकता था। और छोटा संसाधन पैक इस्तेमाल करने पर मुझे एक निश्चित मात्रा में पत्थर, लकड़ी और लोहा मिल सकता था। मिथ्रिल एक बेहद दुर्लभ धातु थी जिससे उच्च स्तरीय उपकरण या इमारतें बनाई जा सकती थी। उसके बाद मैं क्षेत्र में वापस लौटा। मैंने संसाधनों पर एक नजर डाली। सिर्फ इतना कहा जा सकता था कि सामग्री बेहद भरपूर थी। फिर मैंने दाजुआंग और बाकी लोगों को नई मशीनें बनाने का काम सौंपा। उसके बाद मैं और लियू मुक्सुए पड़ोस की झोपड़ी में पहुंचे। पिछली बार जब मैंने उसे उसके माता पिता के मामले में बचाया था, तब से हमारे रिश्ते काफी करीब आ गए थे। हालांकि थोड़ी देर तक माहौल रोमांटिक रहा, लेकिन बात उससे आगे नहीं बढ़ी। मैंने खुद को शांत किया और बाजार के पास जाकर व्यापार इंटरफेस खोल लिया। मैं कुछ सामान बेचने की तैयारी कर रहा था ताकि पहले क्षेत्र के विकास की समस्या हल की जा सके। मैंने विश्व चैनल खोला। हमेशा की तरह लोग तरह तरह की शिकायतें कर रहे थे।
लेकिन कुछ लोग रणनीतियां भी साझा कर रहे थे। उनमें से एक ने बताया कि उसे नकाब पहने लोगों का एक समूह मिला है जो बेहद क्रूर है। उसने बाकी लोगों को चेतावनी दी कि उनसे दूर रहें। इसी समय चैट चैनल में अचानक भारी हलचल। सैनिंग हुई का फांग लोंग फिर से खाना बेचने लगा। 100 ग्राम दुबला मांस के बदले 100 लकड़ी या 50 पत्थर, हथियार और उपकरण को प्राथमिकता। जिसके पास अतिरिक्त सामग्री है जल्दी जाकर बदल लो। ये देखकर कुछ लोग उत्साहित हुए तो कुछ ने कीमत बहुत महंगी बताई। मैंने सिर हिलाया। कीमत सच में महंगी थी। ये लगभग एक कैंप के सारे संसाधन खाली करने जैसा था। हालांकि व्यापार वाला खाना कुछ भूख वापस ला सकता था, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण विकास सीमित हो जाए। आगे हालात बहुत बुरे होने वाले थे। फिर मैंने भी भालू के मांस को छोटे हिस्सों में बांटकर चढ़ा दिया और यह भी लिखा कि यह घर गुण वाला मांस है। बेशक मुझे चाहिए सामग्री फांगलोंग से कहीं सस्ती थी। भाइयों, जल्दी मार्केट में जाकर देखो, कोई घर गुण वाला भालू का मांस बेच रहा है। भालू का मांस चढ़ते ही जल्दी लोगों की नजर में आ गया और तुरंत बड़ी संख्या में लोग देखने आ गए। यांगलिन नाम का एक जीवित बचा व्यक्ति तो इतना उत्साहित हो गया कि मैंने 50 पत्थरों से सीधे पूरा भालू का मांस बदल दिया। अब मेरे पूरे परिवार के गुण बढ़ गए और इस खबर ने चैट चैनल को पागलपन में डाल दिया। हे भगवान! यहां तक कि किसी ने भालू के मांस की जानकारी विश्व चैनल पर भी भेज दी, जिससे 174 क्षेत्र में न होने वाले जीवित बचे लोग ईर्ष्या करने लगे। उसी समय मैं फिर से पागल कर देने वाली व्यापार सूचनाओं से भर गया। कुछ ही मिनटों में मैंने 5400 लकड़ी, 3200 पत्थर और 342 लोहे के टुकड़े पाए। 43 प्रारंभिक तत्व क्रिस्टल, एक हरा ब्लूप्रिंट और 20 मिथ्रिल भी। और मैंने कुल मिलाकर सिर्फ 215 पूरे भालू के मांस दिए थे। यहां तक कि बैग में अभी भी पूरे 1000 भालू के मांस थे। ये सामग्री पूरी तरह मेरे कैंप के सबसे महत्वपूर्ण अलाव, आत्मिक मोती झोपड़ी, मेरे बड़े घर और ध्रुवीय मानव झोपड़ी को एक बार पूरा अपग्रेड कर सकती थी। यहां तक कि प्रारंभिक तत्व क्रिस्टल टावर जैसा बड़ा हथियार भी बनाया जा सकता था, जिससे क्षेत्र की रक्षा क्षमता बहुत बढ़ जाती। महान शूरवीर! इसलिए मैंने जल्दी से दा ज्वांग और बाकी लोगों को बुलाकर काम बांटना शुरू किया। और जब मैं थोड़ी देर के लिए भालू का मांस बेचने से हट गया तो 174 क्षेत्र के जीवित बचे लोग तुरंत घबरा गए। कुछ लोग चिंतित थे कि क्या मेरा माल खत्म हो गया। कुछ लोग पछता रहे थे कि वे कीमत थोड़ी और गिरने का इंतजार कर रहे थे। ये देखकर किसी ने सीधे उनका मजाक उड़ाया। अब तो सब बिक गया। मूर्खों का झुंड अभी भी दूसरों की कीमत घटाने का इंतजार कर रहा था। जरा देखो तो ये कैसा मांस है, गुण बढ़ाने वाला आइटम। ये किसी भी समय सबसे कीमती मुद्रा होता है। और काओ शिंग, बड़े भाई की कीमत पहले ही बहुत उचित थी। फांगलोंग की कीमत तो सच में जान लेने वाली थी। एक बार खरीदो तो पूरा घर खाली हो जाए। लेकिन यह संदेश तुरंत फांगलोंग के जवाब को खींच लाया। कोई कह रहा है कि मेरा मांस महंगा है इस दुनिया में ताकि तुम लोग भूखे न रहो। मैंने अपना कीमती खाना व्यापार के लिए निकाला और तुम लोग फिर भी कह रहे हो कि मैं महंगा बेच रहा हूं। चैट चैनल तुरंत शांत हो गया। यहां ज्यादातर लोग शंगजियांग के थे। सब जानते थे सैन्य हुई के भाई बहुत मशहूर गैंग शक्ति थे। उन्हें छेड़ना आसान नहीं था। जरा देखो इस इलाके का मालिक कौन है। आगे से जो भी इस इलाके में व्यापार करना चाहेगा उसे हमारी अनुमति लेनी होगी, वरना अंजाम बुरा होगा। फांगलोंग, तुम बहुत ज्यादा दबंग हो गए हो। अपना सामान इतना महंगा बेचते हो और दूसरों को बेचने भी नहीं देते। तुम सही कह रहे हो, हम इतने ही दबंग हैं। क्या तुम्हें लगता है हमारी सैनिंग हुई कोई कमजोर टमाटर है? तुम लोगों को बता दूं, इस इलाके में हमारी सैनिंग हुई के कई 100 भाई हैं। आगे चलकर हम सबका सामना होना तय है। तुम लोग अच्छे से सोच लो, ऐसा करने का नतीजा क्या होगा। उसी समय सैनिंग हुई के सदस्य एक एक करके बाहर आ गए। फांगलोंग का समर्थन करने लगे। बाकी जीवित बचे लोगों के चेहरे बदल गए और कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। और उसी समय मैं आखिर काम खत्म करके वापस आया और देखा कि फांगलोंग दूसरों को व्यापार करने से रोकने वाली बातें कर रहा है। मैं तुरंत स्तब्ध रह गया, लेकिन मैंने ठंडी हंसी छोड़ी। दोस्तों, अभी थोड़ी देर के लिए काम से गया था, अब व्यापार फिर से जारी है। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मैंने कहा था कि तुम व्यापार जारी मत रखो। लड़के, क्या तुमने हमारी सैनिंग हुई का नाम नहीं सुना? ये यहां वहां की क्या बात कर रहा है? ये अब ब्लू स्टार नहीं रहा। फिर मुझ पर क्यों गरज रहा है? भाइयों, इन बड़े बेवकूफों से मत डरो। जिसे व्यापार करना है करता रहे। मेरे हाथ का भालू का मांस सीमित है। जो पहले आएगा वही पाएगा। और हाँ, सैनियाओ हुई के बेवकूफ, मुझसे व्यापार मत करना। नई दुनिया में आकर भी लोगों के कुत्ते बने हुए हो। जाकर अपने मालिक से मांस मांगो। जैसे ही यह बात भेजी गई, यह बात निकलते ही मानो मधुमक्खी के छत्ते में डंडा मार दिया। तुरंत सैनिंग हुई कि लोगों ने मुझे गालियां देना शुरू कर दी। मैंने अभी जो लोग मुझे गालियां दे रहे थे उनके सबके नाम और आईडी नंबर नोट कर लिए। फिर उन्हें अपनी व्यापार ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। उसी समय बाकी लोग भी समझ गए और जैसे ही उन्होंने देखा कि मैंने फिर से भालू का मांस चढ़ाया है
तुरंत सबने खुलकर मेरा समर्थन करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ फांग लोंग गुस्से से आधा मरा जा रहा था, क्योंकि उसने पाया कि उसके लोग सच में मुझसे व्यापार करने की कोशिश करते ही रिजेक्ट हो रहे थे। लेकिन तभी लियू मुशुए के पिता ने अचानक उससे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि वह मेरी असली जानकारी जानते हैं और उसके साथ सहयोग करना चाहते हैं। जब पता चला कि पिछले जन्म में मैं सिर्फ एक छोटा ड्राइवर था, तो फांग लोंग तुरंत निश्चिंत हो गया। बहुत सारी व्यापार सूचनाएं लगातार स्क्रीन पर आने लगीं। जब मैंने 500 पूरे भालू के मांस बेच दिए, तो मैंने कहा, दोस्तों, मेरे पास भी ज्यादा भालू का मांस नहीं बचा है। अब बड़े पैमाने पर व्यापार करना संभव नहीं है, लेकिन अगर तुम लोगों को कुछ दिलचस्प चीजें मिलती हैं, जैसे ब्लूप्रिंट उपकरण या स्किल बुक, तो निजी तौर पर मुझसे संपर्क कर सकते हो। मैं अभी भी खरीद सकता हूं। इस बात ने उन जीवित बचे लोगों के दिल में, जिन्हें मौका नहीं मिला था, फिर से उम्मीद जगा दी। मैंने अपनी क्षेत्रीय संसाधन भंडारण की तरफ देखा। बस इतना कहा जा सकता था कि हर तरह के संसाधन एक डरावनी मात्रा तक पहुंच चुके थे। यहां तक कि जब मैं पहले मोबाइल पर गेम खेलता था, तो इतने संसाधन इकट्ठा करने में लगभग 20 दिन लग जाते थे। तभी लियू मुशुए ने मुझे याद दिलाया, आशिंग, उस फांग लोंग से मेरा पहले संपर्क हुआ है। वह बहुत चालाक और खतरनाक आदमी है। तुम्हें सावधान रहना होगा। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मुझे बिल्कुल चिंता नहीं थी। इस चरण में खिलाड़ियों के बीच लड़ाई का मतलब बस इतना था कि सामने वाले का कैंप ढूंढो और हमला कर दो। लेकिन अभी सभी जीवित बचे लोग सिर्फ 1 या 2 लेवल के थे। उनके लिए दर्जनों किलोमीटर या सैकड़ों किलोमीटर दूर आकर मुझे ढूंढना असंभव था। और अगर वे सच में आने की हिम्मत भी करते, तो एक 5 लेवल का इलरना और 10 लेवल का डबल किंग नाइट ही उन्हें एक तरफा कुचलने के लिए काफी था। इसके अलावा मेरे पास अभी तक न बुलाया गया सैनिक ड्रुइड भी था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैं जल्द ही एक बड़ा हथियार प्रारंभिक तत्व निर्माण टॉवर भी बनाने वाला था। उस समय एक फांग लोंग क्या पूरी सैनिक हुई भी एक साथ आ जाए, तो भी वे सिर्फ मुफ्त का शिकार बनेंगे। और अभी जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, वह थी जनशक्ति की कमी। मेरे पास अब बहुत सारे संसाधन थे, लेकिन काम करने के लिए सिर्फ 8 बेस निवासी थे। चाहे वे बिना रुके काम करें, फिर भी मेरे सारे संसाधनों को निर्माण में नहीं लगा सकते थे। और अगर संसाधनों को ताकत में न बदला जाए, तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी बर्बादी थी। मैं इसी चिंता में था कि बाहर गया आसाम अचानक वापस लौट आया, और उसके पीछे 3 महिलाएं भी थीं। लॉर्ड साहब, मेरे पास आपको बताने के लिए नई खोज है। फिर उसने समझाया कि ये लोग आइस फ्रोजन सिटी से भागे हुए शरणार्थी हैं। आइस फ्रोजन सिटी हमसे हजारों किलोमीटर दूर एक शहर है, लेकिन उसे यीवू सेना ने जीत लिया। ये लोग बड़ी मुश्किल से वहां से भागे। रास्ते में उनका सामना एक्सीजाओ संगठन से हुआ। फिर आसाम ने उन्हें बचाया, लेकिन अब उनका कोई घर नहीं बचा था। आसाम को उन पर दया आ गई, इसलिए उसने मुझसे सुझाव दिया, हमारे क्षेत्र को वैसे भी ज्यादा लोगों की जरूरत है, इसलिए लॉर्ड साहब, कृपया हमें अपने यहां रख लीजिए। हम आपके लिए सब कुछ देने को तैयार हैं। क्या तुम लोग खाना बना सकती हो? ठीक है, अब से खाना बनाने का काम तुम लोगों का होगा। इसके तुरंत बाद मैंने उन्हें भर्ती का निमंत्रण भेजा। सिस्टम सूचना भर्ती सफल। मोली यू जिनशियांग और लान बाओशी आपके क्षेत्र में शामिल हो गए। क्षेत्र की जनसंख्या 3 बढ़ी, लेकिन प्रबंधन में आसानी के लिए मैंने सोचकर उन्हें नए नाम दे दिए। बड़ी फूल, दूसरी फूल और तीसरी फूल। जहां तक उनकी स्थिति का सवाल था, सबकी पहली लेवल की विशेषताएं थीं, बस भूख बहुत कम थी। तुम लोग पहले जाकर आग जलाओ और खाना बनाओ, अपने लिए कुछ खा लो। अभी भोजनालय नहीं बना है। चूल्हा लॉर्ड की झोपड़ी के अंदर है। उनके जाने के बाद मैंने सोचा, इन नए भर्ती लोगों के लिए छोटे आश्रय बनवाने होंगे, ताकि वे रात में आराम कर सकें, और एक अलग भोजनालय भी बनाना होगा, जहां क्षेत्र के लोग खाना खा सकें। लेकिन चाहे निर्माण हो या अपग्रेड, दोनों में बहुत समय लगता था। मैंने व्यस्त 8 ध्रुवीय लोगों को देखा और अनायास आह भर दी। जनशक्ति अभी भी कम थी। मुझे गेम खेलते समय का अपना अनुभव याद आया। सबसे पहले इस गेम में मूल निवासी मौजूद होते हैं। इसी आधार पर जनशक्ति जुटाने के आम तौर पर 4 तरीके थे। पहला, क्षेत्र का आकार बढ़ाओ, ताकि आसपास की जनजातियां या भटकने वाले लोग खुद शामिल हों। दूसरा, आसाम की तरह बाहर घूमो, इससे जंगल में कुछ लोगों को वापस लाने की संभावना रहती है। तीसरा, इस दुनिया के शहरों, गांवों या शराब खानों में जाओ और भुगतान देकर विशेष क्षमता वाले एनपीसी भर्ती करो। चौथा, सीधे युद्ध छेड़ दो, आसपास की जनजातियों को हराकर उन्हें अपने अधीन आने पर मजबूर करो। लेकिन ये सभी तरीके मेरी वर्तमान स्थिति के लिए उपयुक्त नहीं थे, और जब मैं जनशक्ति को लेकर परेशान था, तभी खाना खाकर लौटी बड़ी फूल और बाकी लोग मेरे लिए एक समय पर आई खुशखबरी लेकर आए। वे क्रूर शिकारी समूह के कैंप से भागकर आए थे। बड़ी फूल ने बताया कि वहां अभी भी उनके बहुत सारे साथी कैद हैं। अगर संभव हो तो वह चाहती थी कि मैं उन्हें बचाऊं। क्या मुझे जनशक्ति पाने का मौका खुद चलकर नहीं मिल गया? उस शिकारी समूह में कितने लोग हैं? उनकी ताकत कैसी है, क्या तुम जानती हो? लगभग 20 से 30 लोग। उनमें ज्यादातर शिकारी लॉर्ड साहब जितनी ताकत वाले हैं। इसके अलावा 2 छोटे कप्तान हैं। उनकी ताकत इस सर्प जाति वाली महिला से थोड़ी ज्यादा है। और अंत में सबसे ताकतवर बड़ा कप्तान है। उसकी दोहरी राजा जैसी आभा आसाम साहब जैसी है। मैंने सिर हिलाया।
मतलब एक 10 लेवल का शिकारी, 2 5 लेवल से ऊपर वाले और 20 से ज्यादा 5 लेवल से नीचे के शिकारी। लेकिन मेरे पास उन्नत हो चुका आसाम है और अभी भर्ती न किया गया 15 लेवल का दूसरी श्रेणी का एलीट सैनिक ड्रुइड भी। कार्रवाई में बिल्कुल समस्या नहीं होगी। इसके अलावा गेम के अनुभव के अनुसार इन शिकारियों के पास कुछ खजाने भी छिपे होंगे। मेरा मन हिल गया। स्थान पूछने के बाद मैंने तुरंत अगली लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले थी कल मिली 2 नई स्किल बुक और उपकरण। स्किल बुक सैनिक शंकु कला, 1 से 3 सैनिक शंकुओं को इकट्ठा करना दुश्मन को मानसिक शक्ति गुणा 0.8 के बराबर जादुई क्षति पहुंचाता है और 30% संभावना से 1 सेकंड का फ्रीज प्रभाव देता है। स्किल बुक ऑरोरा ब्लेसिंग, ऑरोरा की शक्ति को इकट्ठा कर हथियार पर चढ़ाती है। नजदीकी हमला करते समय दुश्मन को अतिरिक्त मानसिक शक्ति गुणा 0.8 के बराबर प्रकाश गुण वाली क्षति पहुंचती है। प्रभाव 60 सेकंड तक रहता है। इन 2 स्किलों में से सैनिक शंकु कला मैंने सीख ली, जबकि ऑनरोरा ब्लेसिंग ल्यू मुशुए को दे दी। फिर मैंने आइसफील्ड ड्रुइड भर्ती स्क्रॉल का उपयोग किया। तुरंत एक दबाव फैल गया। प्रकृति की शक्ति मुझे आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएगी। संरक्षक एंड्रयू आपकी सेवा में उपस्थित है। मैंने एंड्रयू का पैनल देखा और पाया कि उसके पास एक रूपांतरण कौशल भी है। विशाल भालू रूप। आइसफील्ड विशाल भालू में बदलकर सभी गुण 30% बढ़ जाते हैं और अतिरिक्त रूप से वाइल्ड रोअर तथा फियर्स चार्ज कौशल प्राप्त होते हैं। विशाल भालू रूप 60 सेकंड तक रहता है और इसका कूल डाउन 180 सेकंड है। मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया। एंड्रयू, मेरे क्षेत्र का निवासी होने के नाते तुम दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करोगे। फिर एंड्रयू की हैरानी के बीच मैंने आइस हीलिंग आर्ट, आइस आर्मर आर्ट तथा इलरना के कई आशीर्वाद कौशल उसके ऊपर लगा दिए और अनंत शक्ति के साथ मिलाकर उन सभी अवस्थाओं को स्थायी बना दिया। अपनी शक्ति में वृद्धि और वह भी स्थायी वृद्धि महसूस करके एंड्रयू स्तब्ध रह गया। लॉर्ड साहब, ये कैसा आशीर्वाद प्रभाव है? ये बहुत शक्तिशाली है। ये तुम्हारी निष्ठा के लिए दिया गया पुरस्कार है। केवल मेरे क्षेत्र के लोग ही ऐसा आशीर्वाद पा सकते हैं। लॉर्ड साहब, आपकी शक्ति मेरे जीवन की सबसे बड़ी श्रद्धा है। एंड्रयू दिल से आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देता है। सिस्टम सूचना, आपने क्षेत्र निवासी एंड्रयू की शक्ति बढ़ाने में सहायता की। निष्ठा बढ़ी। वर्तमान निष्ठा 74। मैंने सिर हिलाया और लोगों को लेकर शिकारी कैंप जाने की तैयारी की। तभी सिस्टम ने अचानक सूचना दी। सभी जीवित बचे लोग ध्यान दें। आप लोग आइस फ्रोजन युग का दूसरा दिन पार कर चुके हैं। इस दुनिया की लय के अनुसार ढलने के लिए लेवल रैंकिंग शीघ्र शुरू होगी। प्रत्येक क्षेत्र में सबसे पहले 10 लेवल तक पहुंचने वाले 100 जीवित बचे लोगों को रैंकिंग पुरस्कार मिलेगा। मैंने मोटे तौर पर पुरस्कारों पर नजर डाली। 100वें से चौथे स्थान तक के पुरस्कार अधिकतर भोजन और संसाधन थे, लेकिन शीर्ष 3 स्थानों के पुरस्कार बहुत जबरदस्त थे। उनमें दूसरी श्रेणी के जीव भर्ती स्क्रॉल और नीले उपकरण भी थे। लेकिन जिसने मेरी सांसें तेज कर दी वह पहला स्थान था। उसमें दूसरी श्रेणी के लीडर स्तर जीव भर्ती अधिकार का इनाम था। इस दुनिया में चाहे भर्ती किए गए जीव हों या जंगली जीव, सबकी योग्यता के आधार पर श्रेणियां तय होती थीं। योग्यता उनकी शक्ति और विकास क्षमता को दर्शाती थी। सबसे नीचे से ऊपर तक क्रम था सामान्य, एलीट, हेडमैन, लीडर और कमांडर। जितनी ऊंची योग्यता उतनी ज्यादा विशेषताएं हर लेवल बढ़ने पर मिलती थीं। उदाहरण के लिए एलीट स्तर के जीव, अभी के समय में उनकी जन्मजात विशेषताएं सामान्य जीवों से 30% ज्यादा मजबूत होती थीं। इसी तरह आगे बढ़ता था और इस बार पहले स्थान का पुरस्कार सीधे हेडमैन स्तर छोड़कर लीडर स्तर जीव भर्ती स्क्रॉल था। यह बहुत डरावनी बात थी। उसी क्षण मैंने तय कर लिया कि मुझे पूरी ताकत से दौड़ लगानी होगी और हर हाल में पहला स्थान हासिल करने की कोशिश करनी होगी। उसी समय फांगलोंग और अन्य शक्तियों के लोग भी मेरे जैसे ही विचार रख रहे थे, लेकिन सिस्टम ने बताया कि रैंकिंग सूची जारी होने में अभी कुछ समय बाकी है। इसलिए मैंने अपने उत्साह को दबाया और सीधे लोगों को लेकर शिकारी कैंप की ओर निकल पड़ा। स्थान पर पहुंचने के बाद सिस्टम ने सूचना दी, आप विशेष क्षेत्र शिकारी कैंप में प्रवेश कर चुके हैं। वर्तमान खतरे का स्तर अत्यधिक खतरनाक। ये देखकर भी मैं जरा नहीं डरा, क्योंकि यह सिस्टम द्वारा मेरी व्यक्तिगत शक्ति के आधार पर किया गया आकलन था, जिसमें मेरे साथियों को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए मैंने सीधे एंड्रयू आसाम और बाकी लोगों को हमला करने भेज दिया। तुरंत दुश्मन के हमले की आवाज के साथ दर्जनों भाले पकड़े शिकारी भी प्रतिक्रिया करते हुए तंबुओं से बाहर निकल आए। मैंने उनके पैनल पर एक नजर डाली। वे सब केवल 3 या 4 लेवल के राक्षस थे, बिल्कुल भी खतरा नहीं। फिर एंड्रयू भीड़ में घुस गया और एक पंजे के साथ कई 300-400 के नुकसान के अंक उछल गए। उसी समय सिस्टम सूचना आई, आपके क्षेत्र सदस्य एंड्रयू ने शिकारी को मार गिराया। 40 अनुभव अंक प्राप्त हुए। युद्ध सदस्य लियू मुशुए, काओ, शिंग तथा क्षेत्र अनुचर इलरना को आधा अनुभव,
यानी 20 अंक मिले। मैं और लियू मुशुए दोनों अभी पहले लेवल पर थे। हम दोनों ने लड़ाई में भाग भी नहीं लिया था, लेकिन फिर भी अनुभव अंक मिले। लेकिन मैं जल्दी समझ गया, हमने एंड्रयू और बाकी लोगों पर बढ़ावा देने वाली अवस्थाएं लगा रखी थीं। इसलिए जब एंड्रयू राक्षस मारता था तो वह हमारी भागीदारी भी मानी जाती थी और हमें अनुभव का हिस्सा मिलता था। ये समझने के बाद मैं बस इतना कहना चाहता था कि ये बहुत जबरदस्त है। इस तरह अगर मेरे पास काफी शक्तिशाली अनुचर हुए तो मैं उन्हें बाहर लड़ने भेज सकता हूँ और खुद क्षेत्र में बैठे बैठे लेवल बढ़ा सकता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे मेरे और लियू मुशुए के रैंकिंग पुरस्कार जीतने की संभावना भी बहुत बढ़ गई थी। और इस समय युद्ध भूमि में शिकारी लोगों के हमले एंड्रयू और बाकी लोगों को केवल मामूली क्षति पहुंचा रहे थे, लेकिन जल्द ही एंड्रयू और बाकी लोगों के ऊपर लगातार बढ़ते हुए उपचार के अंक दिखाई देने लगे। शिकारी पूरी तरह टूट चुके थे। जितना नुकसान पहुंचाते उससे ज्यादा तो सामने वाले की रिकवरी हो जाती। ये तो बहुत ही चीट जैसा था। और तभी कैंप के बीचों बीच अचानक पार्ट 2 के लिए कमेंट्स करो। कमेंट्स गोल 50 पूरा कर दो, वीडियो अपलोड हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। あれはただのモンスターじゃない。お兄ちゃん？虫のくせに喋るんだ。やっぱ虫は虫なんだ。人間の王。バンドマットフォーク。俺がずっと望んできた。